बेटा लिखो quantize nature of charges. Quantize nature of charges. तो quantize nature of charges क्या होता है? जी बेटा अभी इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की आज आखिरी क्लास होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की आज आखिरी क्लास है और कल से हम शुरू करेंगे वेव्स। सारा कुछ कर लेंगे, बड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है। अभी आप करने पे फोकस करो, हम जल्दी कर लेंगे, फेब के अंदर हमने करनी। अच्छा, क्वांटाइज नेचर ऑफ चार्जेस लिख दिया। क्वांटाइज नेचर ऑफ चार्जेस में आपने ये लिखना है कि charge can only exist as integral multiples बेटा जल्दी बैठ जाओ। अच्छा, चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट, इंटीग्रल मल्टीपल्स क्या होते हैं? 1 times 2 times whole number multiple. Charge can only exist as integral multiples of elementary charge that is magnitude and magnitude of charge on an electron. बेटा बोर्ड पे देख लो, चार्ज कैन, वहां बेटा सामने, चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट, सामने charge can only exist as integral multiples of elementary charge, that is magnitude of charge on an electron. ये जरा कॉपी करो जल्दी से। हाँ बच्चों जल्दी। वो इसके बाद वैसे वो मुझे एक क्लास ये हो गया, आपने क्लास मिस नहीं की। हाँ हाँ ठीक है। बात है जैसे कुछ रहते हैं अच्छा बच्चों, चार्ज कैन लिखना शुरू करो ना। चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट एज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और नीचे लिखो एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री charge is equal to E and that is equal to 10 power minus 19 coulomb. Elementary charge is 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. देख दिया बच्चों? बेटा बात मत करो ना प्लीज। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट की इक्वेशन, इस कॉन्सेप्ट की इक्वेशन है, इस कॉन्सेप्ट की एक इक्वेशन भी है, वो है Q is equal to n times E। ये इक्वेशन बात की तो निकाल दूंगा, बात नहीं करनी। अब कोई भी बच्चा बात करेगा निकाल दूंगा, बात नहीं करनी। अच्छा, Q is equal to NE, कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। Q is equal to NE, इसमें लिखो Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिखो Q is
टोटल चार्ज, बेटा इसमें Q रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल चार्ज, लिखते जाओ Q इज टोटल चार्ज, N is number of electrons। बेटा इसमें Q है टोटल चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इसी तरह हम आगे आते हैं तो E जो है वो है एलिमेंट्री चार्ज। बेटा बातें शाते ना करो, E है एलिमेंट्री चार्ज और इसकी वैल्यू है, निकाल दो क्लास से, मैं मना कर चुका हूं 1.6, थोड़ी सी शर्म होती है, ठीक है वो कर दो आप, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स। बेटा मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा, बात ना करो, बात हाँ बात ना करो। अच्छा 1.6 into 10 power minus 19 coulomb is the elementary charge that is charged on one electron। अब एक एग्जांपल आपने करनी है जल्दी से, एग्जांपल लिखें बेटा, एग्जांपल 30 coulomb 30 coulomb charge 30 coulomb charge passes through a television। 30 coulomb charge passes through a television करंट की वजह से। लिखो elementary charge is given as 1.6 10 power minus 19 coulombs। Elementary charge is 1.6 into 10 power minus 19 coulombs, it's given। अच्छा find number of electrons, find number of electrons passed through the television। Find number of electrons passed through the television, आपने खुद करना है और जल्दी करना है। 30 coulomb चार्ज पास करता है टेलीविजन में से, तो क्वांटाइज नेचर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आयशा बेटा फार्मूला तो दिया हुआ है ना, बस वैल्यूज पुट करनी है, और ये आपने ओ लेवल में भी किया हुआ है, आसान, ये ओ लेवल के भी सिलेबस में था। तो क्या बन जाएगा, Q इक्वल्स टू N टाइम्स E, तो अगर N को सब्जेक्ट ना दे क्या बन जाएगा, N इक्वल्स Q ओवर E। अच्छा चार्ज की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 30 कूलम, और एलिमेंट्री चार्ज जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19। इंसान क्या आंसर आ रहा है बेटा, 1.875 इंटू 10 पावर 20, और ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स टेलीविजन में से पास थ्रू करेंगे टू कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज ऑफ 30 कूलम। कॉपी हो गया। अच्छा अब आ जाएं आगे, अब लिखें VI ग्राफ्स। VI ग्राफ्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स है, पहले हमने वो सीखने हैं, फिर VI ग्राफ्स पे जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपने बताना है which of the followings are correct। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, आपने बताना है करेक्ट या इनकरेक्ट। सेंटेंस आपने बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहला सेंटेंस लिखे, नंबर 1, रेजिस्टेंस इज चेंज है जी, सी कूलम, सी बेटा कूलम। अच्छा रेजिस्टेंस इज चेंज ऑफ वोल्टेज पर यूनिट
Resistance is change of voltage per unit change of current. एक बार पढ़ लो. Resistance is change of voltage per unit change of current. Correct या incorrect? क्या कहते हो बच्चों? Correct या incorrect? अच्छा, इसका आंसर ये है नूर. Correct या incorrect? अहमद नूर. अच्छा, मैं इसके नीचे एक और सेंटेंस भी लिखता हूं. अहमद नूर कह रहा है इनकरेक्ट. मुइज, करेक्ट या इनकरेक्ट? इब्राहिम है क्लास में? चलो बेटा, आप क्या कहते हैं? माहम कहां पे? इनकरेक्ट या करेक्ट? अच्छा, मैं इसके नीचे एक और सेंटेंस लिखूंगा, फिर देखेंगे. रेजिस्टेंस इज रेशो ऑफ वोल्टेज टू करंट. अच्छा, उसके नीचे R is V over I. R is डेल्टा V over डेल्टा I. ठीक है. अच्छा, अब मुझे बताओ कि फर्स्ट वन को टेक करें या क्रॉस करें. मैं खुद बता देती हूँ. क्रॉस नहीं बताओ. ऑब्जर्व द डिफरेंस. रेशो ऑफ वैल्यूज या रेशो ऑफ चेंजेस. पहले ऑप्शन में है चेंजेस को डिवाइड करेंगे, दूसरे ऑप्शन में वैल्यूज को डिवाइड करेंगे. तो रेजिस्टेंस क्या होती है? चेंजेस का रेशो या वैल्यूज का रेशो? वैल्यूज का रेशो. यहां पे चेंजेस का कहा हुआ है. रेजिस्टेंस चेंजेस का रेशो नहीं होती. आगे समझ. Resistance is not change of voltage per unit change of current. Resistance is value of voltage divided by value of current. ठीक है, ये वाला होगा. अब बताएं, ये वाला ठीक या वो वाला ठीक? इन दोनों में से कौन ठीक है? लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला. अच्छा, अब ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4. बात समझ आ गई? तो V over I is correct. If you go for delta V over delta I, that is incorrect. Delta V over delta I नहीं होता. अब आगे चले जाते हैं. अब लिखें, बल्कि लिखे नहीं, मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो आपने देखनी है. मैं आपको 3 ग्राफ बना के दे रहा हूं जिसपे आपने कुछ मुझे कैलकुलेट करके देना है. पहला ग्राफ बनाए जल्दी जल्दी. दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ. V in volt, I in ampere. ग्राफ 2 ampere, 5 volt, 4 ampere, 10 volt, 6 ampere, 15 वोल्ट. ये ग्राफ सबने बनाया हो. ये ग्राफ सबने बनाया. बेटा बाहर ना करना, दोबारा वरना निकाल दूंगा. हाँ जी, ग्राफ बनाओ जल्दी. अच्छा जी, वोल्टेज का ग्राफ किसके साथ है? करंट के साथ. और स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन. ये बना हुआ है. आगे चलते हैं. वोल्टेज का ग्राफ करंट के साथ, नॉट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन बट थ्रू वोल्टेज एक्सिस. वोल्टेज का ग्राफ करंट के साथ, नॉट थ्रू द वोल्टेज एक्सिस बट थ्रू द करंट एक्सिस. ठीक है, ये ग्राफ बना लो. तीनों ग्राफ में डिफरेंस बताओ. थ्रू द ओरिजिन तो मैं निकाल दूंगा क्लास से. थ्रू द ओरिजिन, थ्रू द वोल्टेज एक्सिस, थ्रू द करंट एक्सिस. दोबारा बात ना करना. थ्रू द वोल्टेज एक्सिस, थ्रू द करंट एक्सिस. अच्छा, अब इसको हम यू लेके चलेंगे. ये है 0 एम्पियर. 0 एम्पियर, 5 वोल्ट, 2 एम्पियर, 8 वोल्ट. वैल्यूज कॉपी करो. 4 एम्पियर, 11 वोल्ट, 6 एम्पियर, 14 वोल्ट. बेटा कॉपी कर लो जल्दी से. अच्छा, अब तीसरा ग्राफ. 0 वोल्ट, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 4 वोल्ट, 9 एम्पियर, 6 वोल्ट. बस ऐसे.
अच्छा, अब मैं आपसे कुछ कैलकुलेशंस करने को कहूंगा, वो आपने कैलकुलेट करनी है जब ग्राफ बना लो। कुछ कैलकुलेशंस, फिगर 1, ग्राफ 1 या ग्राफ 2, ग्राफ 3, फिगर 3। अच्छा, अब ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। जी बेटा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ये एम्पेयर होगा। अच्छा, अब ए बी सी, इसको डी ई एफ कर दो बेशक, इसको जी और एच कर दो, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट, उस पॉइंट पे वी ओवर आई कैलकुलेट करो, उस पॉइंट पे डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई कैलकुलेट करो। कंक्लूजन जो भी होगा वो नीचे लिखेंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अगर ये ग्राफ बना लिए तो ही कैलकुलेशन करेंगे। बना लिए ग्राफ, दिखाओ कहां पे है। मैं क्या करूं, बोला बना लिए, आप बना लिए बेटा। ग्राफ पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे ना, उससे कुछ रूल्स बनेंगे, उस पे एमसीक्यूज आते हैं, उस पे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ए बी और सी, अगर मैं ये रूल आपको सीधे बता दूं तो रट्टा हो जाएगा, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे आपको याद रह जाएंगे। ए बी सी पे मैंने वी ओवर आई कैलकुलेट किया, पहले ए पे कैलकुलेशन करो। बताओ ए के ऊपर वी ओवर आई क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 5/2, 2.5। डेल्टा क्या होगा, डेल्टा में कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, 5 - 0, समझिए क्यों, डेल्टा है ना, चेंज 5 - 0 और 2 - 0। नीचे आ जाओ, बी पे क्या हो जाएगा, 10/4, और उधर से हो जाएगा 10 - 0/4 - 0। नीचे आ जाओ, सी पे क्या होगा, 15 बताओ कितना, 15/6, और 15 - 0 और 6 - 0। एक बार ये बात समझ लो, इसमें दोनों के आंसर सेम आएंगे। 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5। क्लास से निकाल दूंगा, बात ना करो। अच्छा बच्चों, ये हमने वैल्यूज देख ली। अब यही काम अब आपने यहां पे करना है। पॉइंट, उसके बाद वी ओवर आई, उसके बाद डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई। मेरा सबसे पहले कॉलम में लिखना है पॉइंट, दूसरे कॉलम में लिखना है वी ओवर आई, तीसरे कॉलम में लिखना है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई। तो पॉइंट हम कर लेते हैं डी, फिर हम पॉइंट कर लेते हैं ई, फिर हम कर लेते हैं पॉइंट एफ। और अब यहां पे इस पे थोड़ा सा स्लो चलना है। पॉइंट डी पे बताओ वोल्ट कितना है और करंट कितना है, जल्दी बच्चों। पॉइंट डी पे वोल्ट और करंट जल्दी बताओ। पॉइंट डी पे वोल्ट है 8 और करंट कितना है 2, 8/2। क्या आंसर आ गया 4, सही हो गया। पॉइंट ए के ऊपर डेल्टा कैलकुलेट करो, डेल्टा, डेल्टा चेंज होगा। पॉइंट ए पे डेल्टा होगा, सॉरी डी पे, बताओ जी डी पे डेल्टा क्या होगा, 8 - 5। स्टार्ट वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है। देखें इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 एम्पियर 5 वोल्ट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई डी के ऊपर 8 माइनस, आप बताएं 8 में से क्या माइनस करना है, 8 - 5। और नीचे वाला बताओ 2 - 0। एक चीज अब ऑब्जर्व करो, इसका आंसर अब 4 नहीं है, अब इसका आंसर 4 नहीं है, क्या आंसर आ रहा है, P/2 1.5। समझ आ गई मैं बताना क्या चाह रहा हूं। इफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन यू गेट द सेम आंसर, इफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन यू गेट द सेम आंसर। V ओवर I और डेल्टा V ओवर डेल्टा I सेम हो जाएगा इफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, इसमें नहीं है सेम, 1.5 और 4। अब E पे बताओ क्या होगा, E पे बताओ जल्दी। हाँ जी बच्चों, E के ऊपर में 11/4 कितना आ गया बेटा, 11/4 कितना आ गया,
2 पॉइंट कितना 2.75 और ये हो जाएगा 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 11 के नीचे क्या करंट है 4 माइनस 0 ये अभी भी 1.5 है। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट सेम रहता है। अच्छा एफ पे कैलकुलेशन करो जरा। एफ पे क्या आ जाएगा एफ पॉइंट 14/6 क्या आ गया 14/6 इज 2.67 2.33 और 14 माइनस 5/6 माइनस 0 अगेन 1.5। अच्छा जो मैंने चीज समझानी थी वो यहां तक आ चुकी है। थर्ड वाला टेबल आप खुद बनाएंगे, वो मैं नहीं बनवाऊंगा। आपको जो चीज बतानी है बोर्ड पे देखें। आप मुझे बताएं कि अगर ग्राफ है स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन तो उसमें v/i और डेल्टा सेम है या नहीं है? सेम है ना? क्या चीज बेटा? बेटा ये सारा ही 1.5 है। अच्छा बच्चों अब जो मैं बोल रहा हूं आपने केयरफुली सुनना है बात को। अगर स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा तो उसका डेल्टा v/डेल्टा i और v/i डिफरेंट आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं रेजिस्टेंस ये वाली वैल्यूज होंगी या ये वाली वैल्यूज होंगी? मैं कह रहा हूं रेजिस्टेंस कौन सी होंगी, ये वाली वैल्यूज या ये वाली वैल्यूज? रेजिस्टेंस होंगी ये वाली वैल्यूज। ठीक है अब ये बताओ रेजिस्टेंस कांस्टेंट है या चेंज हो रही है? चेंज हो रही है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। अब जो बात है वो ये है कि इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन देन द ग्रेडियंट एंड रेशियो इज सेम। if the graph is a straight line but not passing through the origin then the gradient and ratio is not same। इस ग्राफ के अंदर v/i और डेल्टा v/डेल्टा i चेंज हो जाता है। अब यहां पे इसके नीचे लिखो नॉट रेजिस्टेंस। इसके नीचे क्या लिखना है? नॉट रेजिस्टेंस। बेटा डेल्टा v/डेल्टा i रेजिस्टेंस नहीं होता। रेजिस्टेंस क्या होता है? v/i। इस पे लिखो इस रेजिस्टेंस। ये है रेजिस्टेंस। तो जो v/i होगा वो क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। ये है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस नहीं है। अब जो चीज मैं समझाना चाह रहा था उसके मैं नोट्स लिखवाऊंगा, इसको देख के समझ आ जाएगी। अब आपने मेरे साथ ही नोट्स लिखने। सबसे पहले आप ये लिखो कि स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ vi ग्राफ। मैं आपसे पूछता हूं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ vi ग्राफ इज ऑलवेज रेजिस्टेंस या इज नॉट रेजिस्टेंस? vi ग्राफ का जो स्लोप था ये देखो यहां पे और यहां पे डिफरेंट आ गया ना। तो स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ vi ग्राफ will only represent resistance if the graph only this one because they are equal, only this one। अच्छा if the graph is a straight line, if the graph is a straight line through the origin अच्छा जब आप पास पेपर करेंगे तो आपको एक कंफ्यूजन होगा, मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन आप करेंगे उसकी मार्क्स स्कीम में एग्जामिनर कहेगा ग्रेडियंट इज रेजिस्टेंस। एक और क्वेश्चन आप कहेंगे एग्जामिनर कहेगा इफ द स्टूडेंट हैज रिटन ग्रेडियंट इज रेजिस्टेंस रिड्यूस हिज मार्क्स। तो क्या फर्क होगा दोनों में? जब ये वाला क्वेश्चन होगा ये वाला तो एग्जामिनर क्या कहेगा? ग्रेडियंट इज रेजिस्टेंस। जब ये वाला क्वेश्चन होगा तो वो कहेगा अगर बच्चे ने ये लिखा है तो नंबर काटो। समझ आ गई बात? जब होगा ये वाला क्वेश्चन तो एग्जामिनर क्या कहेगा? ग्रेडियंट और स्लोप इज रेजिस्टेंस। इस वाले पे जाके वो कहेगा नो इट्स नॉट। समझ आ गई बात? तो मार्क्स सीन पढ़ते हुए आपको ये बार बार चीज नजर आएगी, आपने फिर केयरफुल होना है। सिर्फ इसमें होगा। तो सेंटेंस पढ़ो स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ vi ग्राफ, ठीक है, विल ओनली रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, अदरवाइज इट्स नॉट। देख लो otherwise it is not, otherwise it is
नॉट। अच्छा, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा और उनकी प्रॉपर्टीज हम लिखते जाएंगे। ये V, ये I, थोड़ी सी भी बात करते हुए देखा निकाल दूंगा, बात ना करना। V और I, वार्निंग शॉर्निंग नहीं है, बस बात की और बाहर। ये V और ये I, स्ट्रेट लाइन ग्राफ थ्रू द ओरिजिन। बताएं इसमें R क्या होगा, कांस्टेंट या वेरिएबल? इसमें R होगा कांस्टेंट, और इसमें आप यूं लिखें डेल्टा V ओवर डेल्टा I, ये स्लोप हो गया, ये वैल्यूज का रेशो हो गया, और ये दोनों इक्वल होंगे R के। दिस इज द ग्राफ फॉर विच V ओवर I इज सेम एज डेल्टा V ओवर डेल्टा I। और इस ग्राफ में एक तो R है भी कांस्टेंट, और दूसरी बात R जो है वो स्लोप या ग्रेडियंट के इक्वल होगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्राफ। क्या क्या प्रॉपर्टीज लिखी है कि चेंजेस का रेशो और वैल्यूज का रेशो इस ग्राफ के लिए सेम होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी, रेजिस्टेंस स्लोप या ग्रेडियंट होगी। दूसरा ग्राफ, वोल्टेज करंट ग्राफ is a straight line but not passing through the origin but passing through the voltage axis। मे बी ओ लेवल में आपने इस तरह का कोई ग्राफ नहीं पढ़ा, ओ लेवल में जो आपके ग्राफ थे उसमें ये नहीं था, इसका अब आपने याद रखना है। आप मुझे बताएं इसके लिए डेल्टा V ओवर डेल्टा I और V ओवर I इक्वल है या इक्वल नहीं है? इक्वल नहीं है। डेल्टा V ओवर I और डेल्टा V ओवर I इक्वल नहीं, दे आर नॉट इक्वल। V ओवर I डेल्टा V ओवर डेल्टा I के इक्वल नहीं है। अगली बात, क्या इसका स्लोप रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। स्लोप और ग्रेडियंट नॉट R। अगली बात, इस ग्राफ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, बेटा आपको निकाल दूं क्लास से। अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, बेटा ना करो ना इस तरह, क्लास में बैठी हैं आप। इसमें बताएं रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कांस्टेंट। इसमें लिख लो R is decreasing। अब रट्टा कर लो, क्या रट्टा करना है? If the graph is cutting the voltage axis, R is decreasing। रट्टा क्या करना है? If the graph is cutting the voltage axis, R decreasing। वोल्टेज को जब भी कट करेगा R डिक्रीज होगा। R is decreasing, और रीजन ये नहीं बतानी कि वोल्टेज को कट कर रहा है, रीजन हमेशा ये बतानी है सिंस V ओवर I डिक्रीजिंग। बेटा रीजन में V ओवर I कहेंगे, ठीक है? क्या कहेंगे? R is decreasing since V over I decreasing। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 3, voltage current। Now the graph is passing through the current axis। इसका बताओ क्या कहेंगे? इसमें उल्टा हो जाएगा। अब इसमें हो जाएगा, एक तो डेल्टा V ओवर डेल्टा I V ओवर I के इक्वल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, वो सिर्फ एक सूरत में होता है, जब स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन हो। अच्छा, अब इसका स्लोप या ग्रेडियंट रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तीसरी बात, रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? लिखो R इंक्रीजिंग। तो इस तरह नहीं होता कि स्ट्रेट लाइन होगी तो हर वक्त R कांस्टेंट होगा, इट्स नॉट। आपको देखना होता है कि स्ट्रेट लाइन का हिसाब किताब क्या है। तो R इंक्रीजिंग एज V ओवर I इंक्रीजिंग या कांस्टेंट? V ओवर I इंक्रीजिंग। सेंटेंस हमेशा यही लिखना है, जब भी R का चेंज पूछेंगे आपने यही सेंटेंस हमेशा लिखना है। यहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बस चेंज होता रहेगा। बाकी जो आपने ओ लेवल में पढ़े थे वही वाले ग्राफ से, ओ लेवल में आपने जो पढ़े थे अब मैं वही बनाने लगा हूं, देखते जाओ। अगर वोल्टेज करंट ग्राफ, मुझे इसका बताओ R क्या होगा जल्दी से। इसका R 0 होगा या नहीं होगा? बेटा इसका R 0 नहीं होगा, स्लोप 0 है लेकिन R 0 नहीं है। क्यों नहीं है 0? क्योंकि R ग्रेडियंट होता ही नहीं है, ठीक है ना? तो डिफरेंट पॉइंट्स पे R को कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट करें, यहां पे करंट है 2 एम्पियर, यहां पे करंट है 4 एम्पियर, तो वोल्ट हर जगह पे सेम है। तो यहां पे R कितना होगा? यहां पे R होगा 10 ओवर 2। क्या ख्याल है? तो ये हो जाएगा 5 ओम्स। क्या हो जाएगा यहां पे? 5 ओम्स। अगले पॉइंट पे क्या होगा? यहां पे R होगा, बताओ जी, 10 वोल्ट ओवर 4 एम्पियर, तो क्या आ जाएगा? इट विल बी 2.5 ओम्स। तो R डिक्रीज कर रहा है। वैसे ये करने की जरूरत भी नहीं थी, करंट बढ़ रहा है ना,
कांस्टेंट वोल्टेज पे करंट बढ़ रहा है, तो इस ग्राफ पे हम लिखेंगे कि पहली चीज तो ये लिखेंगे कि R इज नॉट जीरो, और उसकी वजह भी बताएंगे ना। स्लोप इज जीरो बट स्लोप है जीरो, स्लोप जीरो है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, बट R इज नॉट स्लोप। R जीरो है, सॉरी स्लोप जीरो है लेकिन R जीरो नहीं है क्योंकि R स्लोप होती नहीं है। अच्छा अगली बात, R इज नॉन जीरो एंड वो इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, एंड डिक्रीजिंग, वजह क्या बताएंगे? सिंस सिंस करंट increasing at a constant voltage, current increasing at a constant voltage, क्योंकि करंट जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज पे इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा अब हम आ गए नीचे, अब जरा इस पे आ जाओ। वोल्टेज और करंट ग्राफ अगर होगा ये वाला, और वोल्टेज और करंट ग्राफ अगर होगा ये वाला, इसका हम बताएंगे। बेटा आप बताएं, इसमें आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इसमें आर जो है कम हो रहा है, ये आपका ओ लेवल वाला है ना, करंट के टुवर्ड्स आर। इसमें आर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है क्योंकि वोल्टेज इस तरफ आ गया। तो इसमें आर, ये ओ लेवल का है तो इस पे डिटेल नहीं लिखेंगे। आर इज डिक्रीजिंग, रीजन क्या बताओगे? अच्छा रीजन आपने हर जगह पे वी ओवर आई वाली बतानी है। किस वाली? वी ओवर आई, अपनी तरफ से कुछ नहीं। वोल्ट और करंट का रेशो, सिंस वी ओवर आई क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीजिंग। अच्छा उस पे देखो वोल्टेज इस तरफ चला गया है ना बेटा, वोल्टेज इस तरफ चला गया, ये इग्नोर नहीं करना। आर इंक्रीजिंग सिंस, वजह बताओ? सिंस वी ओवर आई इंक्रीजिंग। बेटा आर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वी ओवर आई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कोई कंफ्यूजन अब यहां तक? अच्छा अब आ जाओ आगे, दो ग्राफ आप लोग लिखेंगे जल्दी से। करंट वोल्टेज, वोल्टेज करंट, करंट वोल्टेज भी हो सकता है, वोल्टेज करंट भी हो सकता है, दोनों तरह से चलेगा ना। अच्छा अब इन दोनों ग्राफ पे आप खुद लिख लो जो भी लिखना है, जल्दी बेटा। हाँ हाँ क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, क्लास तो हम डेली रिकॉर्ड करते हैं, बस वो अगर जगह ना हो तो फिर रिकॉर्ड नहीं होती। आसान इसका बताओ क्या होगा? बेंडिंग टुवर्ड्स, बेंडिंग टुवर्ड्स द करंट एक्सिस, तो आर इज डिक्रीजिंग, आर इज डिक्रीजिंग, ये आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा। आर डिक्रीजिंग, और इसमें क्या कहेंगे, आर इंक्रीजिंग। अच्छा ये तो हो गया ये वाला काम। अब दो हमारे ग्राफ हैं टिपिकल जिनकी हमने डिस्कशन करनी है, और वो है जी आपके, आपने ओ लेवल में भी आई थिंक ये पढ़ा हुआ है। ये ओ लेवल में पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, जल्दी से बताओ। पढ़ा हुआ है ना? तो इसमें मुझे बताएं कि मेटल कौन सी यूज होती है, व्हाट मेटल इज यूज्ड? द मेटल यूज्ड इज, इसकी ड्राइंग बना दो सबसे पहले, इसकी ड्राइंग बना दो सबसे पहले। ये बेटा ओ लेवल में था आई थिंक, ये ड्राइंग जल्दी से बनाओ। ये ऐसे होता है, और ये पता है यूज कहाँ पे होता है? ये यूज होता है जहां पे मुर्गी के चूजे निकालते हैं, जैसे अंडे जहां पे रखते हैं और मुर्गियां कम पड़ जाए, बेटा इसका काम हीट जनरेट करना होता है। इट्स लेस ऑफ अ लैम्प एंड मोर ऑफ अ हीटर, ठीक है? तो ये बहुत इनएफिशिएंट होता है, पुराने दौर में यूज होता था। अभी वाले जो हम यूज करते हैं वो है फ्लोरिसेंट, पुराने दौर में जो हम यूज करते थे वो ये वाले होते थे। अच्छा अब इसमें जो मेटल यूज होती है वो कौन सी है? टंगस्टन। टंगस्टन क्यों यूज करते हैं? टंगस्टन हम इसलिए यूज करते हैं कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और उसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, और ये बहुत इनएफिशिएंट लैंप होता है, ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है।
अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमने लिखनी है और उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है। पहले इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। पहली बात ये लिखो कि ये बना हुआ किसका होता है। हाँ जी बेटा, तुम कॉपी कर लो, फिर मैं आगे लिखता हूँ। कहाँ तक लिख दिया? ये ओलेवल में था सिलेबस में, मेरा ख्याल है। अच्छा, अब टंगस्टन यूज करते हैं ना, इज मेड ऑफ tungsten metal. Tungsten is a transition element with high melting point and high resistivity. Metal that has a high melting point, क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाएगा ना, तो इसलिए हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। अच्छा, और इसकी हीट जो है वो इस पार्ट को गर्म करके निकलेगी, ठीक है। जब ये हीट अप होगा तो यहां से क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि इसको हम हीट अप करेंगे, दोबारा डांट पड़ जाएगी। इस बार नहीं डांट रहा क्योंकि पिछली बार डांटा था, छोड़ रहा हूं इस बार। अच्छा, ये जब हीट अप होगा तो क्या निकालेगा? लाइट और हीट दोनों निकालेगा। जब ये हीट अप होगा तो लाइट और हीट, बेटा फोकस करो, आप बात करेंगे मैं निकाल दूंगा। अच्छा, ये लाइट और हीट दोनों निकालेगा। अच्छा, अब अगली बात पे आते हैं। मेटल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है या नहीं होती? क्विक आंसर, मेटल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो लिखें कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, resistance of a metal depends on the temperature. Resistance of a metal depends on the temperature. जब हम किसी डिवाइस को चलाते हैं तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो मेटल की बनी हुई है तो उसकी रेजिस्टेंस, मैं स्लो होके बोलता हूँ, कोई चीज बनी हुई है मेटल की, आप उसको ऑपरेट करते हैं, वो गर्म हो गई। गर्म होने से जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होती जाएगी? रेजिस्टेंस गर्म होने लगा ना, जब गर्म होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में इसके दो ग्राफ्स हैं और वो दोनों ग्राफ मैं आपसे पूछूंगा। पहला ग्राफ कंट्रोल कंडीशंस। कंट्रोल कंडीशंस होती हैं जो हम लैब में करते हैं। कंट्रोल कंडीशंस, इफ कंडीशंस नॉट कंट्रोल्ड। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कौन सा लिखेंगे, कंट्रोल वाला या अनकंट्रोल वाला? अनकंट्रोल वाला, क्योंकि जनरल ग्राफ वो वाला होगा। तो जनरल आंसर इन एग्जाम, अगर एग्जामिनर कुछ नहीं बताएगा तो एग्जाम में हम राइट वाला ग्राफ बनाएंगे। उसकी रीजन ये है कि हम जनरली क्या एज्यूम करेंगे कि कंट्रोल नहीं है। अच्छा, कंडीशन कंट्रोल कौन सी करेंगे? कंडीशन कंट्रोल यही करेंगे कि टेम्परेचर को अगर हम मेंटेन कर लें तो लिखो कि इफ ऑपरेटेड at a constant temperature, if operated at a constant temperature or room temperature, constant temperature और रूम टेम्परेचर और कोल्ड स्टेट, तीनों का एक ही मतलब है। एक बार देख लो, अगर हम किसी डिवाइस को कांस्टेंट टेम्परेचर पे चलाएं या रूम टेम्परेचर पे चलाएं या उसको कोल्ड स्टेट में चलाएं, उसका एक ही मतलब है। तो उसका जो वी आई ग्राफ होगा, अब बताओ अगर टेम्परेचर को चेंज ना होने दें तो रेजिस्टेंस चेंज होगी या नहीं होगी? सो रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ वोल्टेज और करंट, इट चेंजेस बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। जब आपने टेम्परेचर को पकड़ लिया, उसको चेंज नहीं होने दिया, तो रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं हुई। तो इसको लेबल भी कर दो, ये किसी भी डिवाइस का वी आई ग्राफ होगा। अभी तो हम लैंप की बात कर रहे हैं। और वेरिएबल टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर? वेरिएबल टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर? ये ग्राफ हमारे पास है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां पे आपको क्या समझ आ रही है, आर चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है?
resistance is constant since temperature is constant। बात समझ आ गई? अब अगर हम टेम्परेचर को कंट्रोल ना करें फिर किस तरह का ग्राफ होगा? वो बनाओ जरा। वोल्टेज, करंट, जी स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, और क्यों है नीचे लिख दिया है। अगर हम टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देंगे तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। कोई कंफ्यूजन इसमें? लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करेंगे फिर किस तरह का ग्राफ होगा? फिर इस तरह का ग्राफ होगा। और इसकी रीजन आपसे पूछेंगे कि बताओ इस तरह का ग्राफ क्यों है। तो इस तरह का ग्राफ इसलिए है कि टेम्परेचर गर्म हो रहा है और रेजिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। आगे समझ? गर्म हो रहा है ना तो रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो इसके नीचे लिखो कि एज द लैंप ऑपरेट्स यू थिंक इट विल हीट अप। अगर हम इसको कोई कंट्रोल कुछ ना करें, खुला छोड़ दें, गर्म होगा या नहीं होगा? लैंप को हम चला रहे हैं तो गर्म होगा ना। एज द लैंप ऑपरेट्स इट विल हीट अप एंड जब कोई मेटल हीट अप होती है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? एंड इट्स रेजिस्टेंस विल, मुझे बताओ, मेटल है गर्म हो रही है, रेजिस्टेंस क्या होगी? जी मैम बताएं। हाँ हाँ नहीं हो रहे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। चलिए मैं क्लास के फौरन बाद भेज दूंगा। ठीक है, वो जो पहले वाले टेस्ट के ना वो मैंने इधर डाले, मैं भेजता हूँ आपको, मैं भेज जी। अच्छा बच्चों, as the temperature, as the lamp operates, it will heat up and its resistance will increase। अच्छा एक क्विक क्वेश्चन, रेजिस्टेंस का इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से, वोल्टेज की वजह से या करंट की वजह से? और टेम्परेचर का इंक्रीज वोल्टेज की वजह से या करंट की वजह से? करंट की वजह से। वोल्टेज की वजह से कभी नहीं कहना। अगर आप वोल्टेज का रेफरेंस देंगे आपके नंबर कट जाएंगे। किसकी वजह से? करंट की वजह से। यहां से आगे कल इंशाल्लाह, कल अपने वेव्स शुरू करने हैं। कल वेव्स नहीं, पहले वेव्स करेंगे, उसकी वजह है ना, वेव्स लंबा टॉपिक है, वो जल्दी कर दे ना। वो नहीं लिखा, बी और आई दोनों चेंज हो रहे हैं लेकिन सेम रेशो में चेंज हो रहे हैं। पहले लिखा ने 3 किया तो ये भी, ने 4 किया तो ये भी 4 हो गया, ने 5 किया तो ये भी 5 हो गया, ये 6 किया तो ये भी 6, 7 किया तो ये भी 7 है। रेशो चेंज हुआ, ये बात है। करने है ना वो, कल करके फिर वेव्स करेंगे। बच्चों को खुश करने के लिए कहता हूँ, करना सारा कुछ होता है। हाँ कुछ डिवाइसेस होती हैं उनको स्टार्ट करने के लिए कुछ वोल्टेज देनी है, जैसे डायोड। डायोड 3 वोल्ट से पहले पहले करंट कनेक्ट करता ही नहीं है। कुछ डिवाइसेस, एम्पियर वाला, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनमें वोल्टेज के बगैर करंट होता है, उनका अपना करंट होता है, बिल्ट इन करंट होता है। समझ ये बात?